आपकी मेहनत का पैसा सरकार वेस्ट करती है। आपके टैक्स का पैसा नेता लोग कहाँ उड़ाते हैं। भारत में इतने अमीर लोग हैं तब भी भारत में इतना गरीबी क्यों है। मुझे पता है कभी न कभी आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आया होगा। सारे सवाल का जवाब हर एक व्यक्ति दे सकता है बस एक डॉक्यूमेंट पढ़ के, वो है ये बजट। साल का सबसे इंपॉर्टेंट दिन होता है। बहुत लोगों को बजट समझना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है। आज हम बजट को आसान बनाते और समझते भारत का बजट बनता कैसे और इससे हमें क्या फर्क पड़ता है। आज भारत की विकास यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। I present the budget for 25-26. I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. So if you have a salary, you may be paying less tax. But the important question is, what happens if you don't have a salary? 2025 का बजट देख करके ऐसा लग रहा है कि निर्मला सीतारमण इस मिडिल क्लास को भी ध्यान में रखते हुए बजट का प्रिपरेशन की है। इस बजट में मुझे बस एक ही कंफ्यूजन है कि बी फॉर बजट है या बी फॉर बिहार। Makhana board in Bihar. Special opportunity for the people of Bihar. IIT Patna will also be expanded. Greenfield airports in Bihar. National Institute of Food Technology in Bihar. आपका क्या रिएक्शन या ओपिनियन है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बजट के बारे में समझेंगे, फिर यूनियन बजट 2025 के बारे में समझेंगे। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैप्टर 1 बजट बनता कैसे। बेसिकली बजट में 3 पॉइंट होता है। भारत कितना पैसा कमाने वाला है, भारत कितना पैसा स्पेंड करने वाला है, हमारा फोकस किन बातों पे होगा। ये 3 बातें आपको बहुत इजी लग रहा होगा लेकिन ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। पता है क्योंकि बजट एक एस्टिमेट होता है। क्योंकि जो बजट 1 फरवरी 2025 में बना वो 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 31 मार्च 2026 तक कितना खर्चा होगा, कितना इनकम होगा, इस बातों का एस्टिमेट है। सरकार को प्रीवियस एक्सपीरियंस और डेटा से पता लगाना रहता है कि फ्यूचर कैसा होगा। इसका किसी भी बजट में एक फिगर नहीं होती है, इसमें एस्टिमेट भी होते हैं और एक्चुअल्स भी होते हैं। सरकार कोशिश यही करते हैं कि एक्चुअल और एस्टिमेट में डिफरेंस कम से कम। इस प्रोसेस में 6 महीने लग जाते हैं। पहला स्टेज होता है प्लानिंग स्टेज, जो कि सितंबर 2024 में स्टार्ट हो जाता है। सितंबर से यूनियन गवर्नमेंट अलग अलग मिनिस्ट्री अपने डिपार्टमेंट के बजट बनाते हैं। ट्रेड बॉडी, यूनियन और बिजनेसेस से बातें करते हैं, अंदाजा लगाते हुए कि अगला साल कैसा होगा। दूसरा स्टेज होता है रिव्यू स्टेज। नवंबर के महीने में प्री बजट मीटिंग में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी अफेयर अलग अलग मिनिस्टर के साथ बातें करते हैं। इकोनॉमिक, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट और इंडस्ट्री लीडर से सबसे बात करने के बाद इस एस्टिमेट को परखा जाता है। तीसरे स्टेज में दिसंबर के आसपास इकोनॉमिक सर्वे बनता है। ये सर्वे 31 जनवरी 2025 मतलब बजट के एक दिन पहले रिलीज होता है। प्रीवियस ईयर का रिपोर्ट कार्ड होता है। इसमें ये पता चलता है कि अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, अचीवमेंट क्या और चैलेंजेस क्या है देश के लिए। सारे चीज का जवाब इन इकोनॉमिक सर्वे में आप पा सकते हैं। आखिरी स्टेज 4 में जनवरी में जब बजट रेडी हो जाता है, सरकार हलवा बनाते, लिटरली इसे हलवा सेरेमनी भी कहा जाता है, क्योंकि बजट पूरा होने का एक सिग्नल होता है। जो भी इस बजट बनाने में हेल्प करते उन्हें एक सिक्योर लोकेशन में रखा जाता है। उन्हें मीडिया से बात करने की अनुमति नहीं होती है। अगर सोचिए अगर सरकार कोई नया टेंडर निकाल रही है और ये एडवांस में ही मार्केट में लीक हो गया तो लोग पहले ही रेलेवेंट स्टॉक को खरीद लेंगे। फाइनली 1 फरवरी के दिन अगले फाइनेंशियल ईयर का बजट पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है। Happy to announce that there will be no income tax payable up to। बजट भी 3 टाइप के होते हैं। अगर सरकार का इनकम एक्सपेंस से ज्यादा है वो एक सरप्लस बजट है। जब उनके इनकम और एक्सपेंसेस मैच होते हैं तो वो एक बैलेंस बजट होता है। लेकिन जब एक्सपेंस इनकम से बहुत ज्यादा होते हैं तो उसे एक डेफिसिट बजट कहते हैं। भारत इंडिपेंडेंट होने के बाद बस एक ही साल सरप्लस बजट को प्रेजेंट किया है, बाकी सारे बजट डेफिसिट बजट ही रहे। इनकम और एक्सपेंस में जो अलग अलग गैप होते हैं सरकार उसे फिल करने के लिए अलग अलग बॉन्ड को साइन करती है। पीएफ, ईपीएफ, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये सब एक ऐसी सर्टिफिकेट होती है जिसमें कि आप और हम लोग जैसे लोग इन्वेस्ट करते हैं। हमारा डोमेस्टिक डेथ होता है। चलिए आप बात करते हैं यूनियन बजट 2025 के बारे में। July 2024 budget, I propose to remove 7 tariff rates. Kisan credit cards for 7.7 crore farmers. The credit guarantee cover will be enhanced. For micro and small enterprises, a modified Udan scheme will be launched. Social security scheme for welfare of online platform workers. I also propose to introduce the new income tax bill next week. I propose to rationalize TDS by reducing the number of rates. The limit for tax deduction on interest for senior citizens is being doubled from the present 50,000 rupees to 1 lakh rupees. Slabs and rates are being changed across the board to benefit all taxpayers. Happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees.
मतलब कि अगर आप 1 लाख रुपया महीना भी कमा रहे तो आपको तब भी सरकार को 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा। ऊपर से 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन तो है ही। 12,75,000 तक कोई टैक्स नहीं देना होगा आपको सरकार को। अगर आपके एनुअल सैलरी 8 लाख रुपए है तो आप 30,000 हर साल बचा सकते हो। और अगर आपके एनुअल सैलरी 9 लाख है तो आप 40,000 रुपया हर साल बचा सकते हो। अगर 10 लाख है तो 50,000 हर साल बचा सकते हो। अगर 11 लाख है तो 65,000 हर साल बचा सकते हो। 12 लाख है तो 80,000 बचा सकते हो। अगर 18 लाख है तो 70,000 बचा सकते हो। अगर 25 लाख है तो 1,10,000 रुपया आप बचा सकते हो हर साल। मतलब कि जिनका भी सैलरी 50,000 से 2 लाख रुपया महीना है तो वो हर महीना 3,000 से 11,000 रुपया बचा सकते हैं अपने टैक्स मतलब से। बंदे का जितना सैलरी इंक्रीमेंट नहीं होता उतना तो टैक्स से बचा लेगा। इससे पहले बहुत से मीम्स होते थे कि कुछ नहीं, गरीबों को गरीब, अमीरों को अमीर करने वाला बजट, मिडिल क्लास को कुछ मिलने वाला नहीं है। ये टैक्स लगेंगे बाजार में मौजूद इसके फ्लेवर्स के मुताबिक। आपको बाकी जगहों पर टैक्स लेना है, हर जगह टैक्स लेना है, मिडिल क्लास से आपका कोई रिश्ता नहीं। मिडिल क्लास वाले लोग काफी ज्यादा खुश है। मिडिल क्लास यही सोच रहा था कि सरकार बड़े बड़े बिजनेसमैन का ही परवाह करती है, उन गरीब लोग जो कि उनका वोट बैंक है। इस बजट में भी इकोनॉमिक ग्रोथ और इनोवेशन पे फोकस किया है। बहुत लोगों का ये डाउट है कि सरकार तो बोला 12 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, तो ये क्या है न्यू रिपोर्ट में? अगर आपका एनुअल इनकम एक्चुअली में 12 लाख है तो आपके लिए कुछ मैटर ही नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एनुअल इनकम 13 लाख है तो इस स्लैब के अकॉर्डिंग आपका इनकम को काउंट किया जाएगा। सबसे पहले आपको 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन हमेशा की तरह मिलेगा। इसका मतलब ये होता है कि आपको इनकम टैक्स 13 लाख पे नहीं बल्कि 12,25,000 पे देना होगा। 12,25,000 के इनकम टैक्स पे आपको पहला 4 लाख पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 4 से 8 लाख पे आपको 5% का टैक्स लगेगा जो कि होगा 20,000 रुपए। और 8 से 12 लाख पे आपको 10% का टैक्स लगेगा जो कि होगा 40,000 रुपए। जो भी 12 लाख से ऊपर स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद जो 25,000 बचेगा उस पे आपका लगेगा 15% जो कि होगा 3,750। 20,000, 40,000 और 3,750 कुल मिला करके होता है 63,750 रुपीज। का मतलब ये होता है 13 लाख के एनुअल इनकम पे आपको 63,750 रुपीज इनकम टैक्स देना होगा। मैं एक बात और आपका क्लियर कर दूं, बस नौकरी से मिलने वाला सैलरी पे छूट है। अगर आप शेयर मार्केट या प्रॉपर्टी बेच करके कैपिटल गेन करते तो वहाँ ये फायदा नहीं है। नहीं, सरकार बहुत सारे ऐसे चीज को भी सस्ती करती है। वैसे तो बहुत लोग खरीदते हैं लेकिन मिडिल क्लास इसका सबसे बड़ा मार्केट। मोबाइल फोन सस्ते हो सकते हैं, LED टीवी, लेदर से बना हुआ सामान, व्हीकल्स और जो भी भारत में कपड़े बनते हो सारा कुछ सस्ते हो जाएंगे। मतलब सरकार एक तरफ से हिंट करी जो भी 5-6 हजार मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, जाओ फोन या टीवी लो। सरकार ने मिडिल क्लास के साथ सरकार ने बुजुर्ग, महिलाएं, किसान और लोगों के लिए भी काफी बड़े बड़े ऐलान कर दिए हैं। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस आप मोटे मोटे बात समझ लीजिए। होता ये था कि बुजुर्ग को जो भी कोई इंटरेस्ट से इनकम होती थी सरकार उस पे 50,000 का TDS का छूट देती थी, लेकिन अब उसे बढ़ा करके 1 लाख कर दी। जो भी टैक्स फाइल करना भूल जाते थे वो IT रिटर्न 4 साल का एक साथ कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कैंसर के बहुत सारे दवाई को सरकार ने सस्ती कर दी। अगले 3 साल में भारत के सभी जिले में कैंसर के DKA सेंटर बनाए जाएंगे। इस साल बिहार में इलेक्शन है तो सरकार ने बिहार को इतना कुछ दे दिया है। सब कोई B फॉर बजट नहीं बल्कि B फॉर बिहार बोले जा रहा है। Makhana board in Bihar. Special opportunity for the people of Bihar. सरकार ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी बिहार में बनाने का ऐलान किया है। बिहार के IT को एक्सपेंड करने का भी प्लान है। बिहार को ध्यान में रखते हुए बिहार में एक मखाना बोर्ड भी बनाया जा रहा है। इसके अलावा जो TDS से इनकम होती थी TDS के रिबेट को 6 लाख तक कर दिया। किसान के क्रेडिट कार्ड को 3 लाख से बढ़ा करके 5 लाख तक कर दिया। अगर कोई भी किसान डेयरी या मछली फार्मिंग करना चाहता है तो उसे सरकार 5 लाख तक का लोन भी दे रही है। युवाओं के लिए अगले 5 साल में 75,000 सीट बढ़ाए जाएंगे मेडिकल के लिए। इसके 23 IIT इंस्टीट्यूट में 6500 सीटें बढ़ाई जाएंगे। वहाँ सरकारी मिडिल स्कूल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ब्रॉडबैंड से कनेक्ट किया जाएगा। MSME के लिए लोन गारंटी को 5 करोड़ से बढ़ा करके 10 करोड़ कर दिया गया है। मुझे पता है यहाँ पे बहुत लोग बस वही आए होंगे 12 लाख वाला कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, लेकिन एज ए कंटेंट क्रिएटर बताना जरूरी हो जाता है कि एक बजट कितने लोगों को अफेक्ट करता है, कैसे ये बजट देश के तस्वीरों को बदलता है। ओवरऑल जितना भी एक्सपर्ट को मैं अभी तक सुना सब इस बजट को अच्छा ही बता रहे हैं। ये जो बजट की विशेषता ये है कि Was this a budget of the government of India or was this a budget of the government of Bihar? ड्रीम बजट कहा जा सकता है। हमारी इकोनॉमी को एक्सेलरेट करने वाला ये बजट है। केवल घोषणा इन लोगों ने करने का काम किया। ये हर भारतीय के सपनों को पूरा करने वाला बजट। ये सरकार झूठी है। विकसित भारत की सोच को मजबूती देने वाला ये बजट। तो आप लोग बताओ ना क्या आप सैलरी में इतना रिबेट पा करके खुश है या नहीं? जो भी सैलरी क्लास लोग कमेंट करके जरूर बताना। आपका जो भी ओपिनियन है मुझे ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना। आपका इस बजट पे क्या ओपिनियन है? इस बजट में क्रिटिसिज्म जरूर है। कई सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट स्पेसिफिकली बिहार में ही शुरू होने वाले हैं। Greenfield
airports in Bihar, National Institute of Food Technology in Bihar. लेकिन पूरा बजट सुनने के बाद ये समझ में नहीं आया कि ये भारत का बजट है या बिहार का बजट है। Was this a budget of the government of India or was this a budget of the government of Bihar? बिहार की डेवलपमेंट होगी तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन ये पैसा लेकर के पुल टूटने जैसा ही बनाने का रहेगा तो वो टैक्स पेयर की पैसा की बर्बादी है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। ऐसे वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और अपना ओपिनियन मुझे कमेंट में जरूर दे करके ही जाना।